हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज मैं फिर से व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर एक और साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी एक्सटिंक्शन एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्दो इसकी कहानी कई साईफाई मूवी से मिलती जुलती है, पर इसके क्लाइमेक्स के नजरिए को दूसरे मूवी से एकदम अलग रखा गया है। और इस मूवी का खास करके मैट्रिक्स मूवी से क्या रिलेशन है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले कि मैं और कुछ बताकर क्लाइमेक्स को स्पॉइल करूँ, चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। फिल्म की शुरुआत होती है मूवी के लीडिंग कैरेक्टर पीटर के नरेशन से, जहां हमें पीटर के लाइफ के बारे में कुछ सीखने मिलता है कि उसकी फैमिली में एक लविंग वाइफ और 2 ब्यूटीफुल बच्ची है। वो हमेशा की तरह रोज की रूटीन पर अपने काम पर निकल पड़ता है, पर वो कहीं खोया सा नजर आता है। इनफैक्ट उसके इर्द गिर्द के लोग भी ज्यादा सोशल नजर नहीं आते, मानो वो पीटर की तरह अपने रोबोटिक बोरिंग लाइफ से एकदम ऊब चुके हो। पर तभी पीटर की नजर आसमान की तरफ पड़ती है और अचानक से आसमान दिन से रात में बदल जाता है और उसे कोई तेज रोशनी धरती की तरफ बढ़ते नजर आती है, जैसे वो कोई एस्ट्रॉइड या कॉमेट हो। और फिर देखते ही देखते एक तेज रोशनी के पीछे से कोई उन पर अटैक करने लगता है और एक बिल्डिंग के ब्लास्ट में पीटर झटके में उठता है। और अब हमें समझ आता है कि ये सिर्फ उसके एक नाइटमेयर्स में से था जो पीटर को काफी दिनों से आ रहा है। पीटर की वाइफ एलिस उसे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने की सलाह देती है, पर वो खुद से हैंडल करने का तय करता है। वो अपने नाइटमेयर्स के कारण इतना डिस्टर्ब रहने लगता है कि अपने परिवार स्पेशली डॉटर्स हैना और लूसी को समय नहीं दे पाता। इसलिए उठने के तुरंत बाद तैयार होते ही सबसे पहले अपने डॉटर लूसी को प्रॉमिस करता है कि आज वो ऑफिस से जल्दी निकलकर उनके साथ समय बिताएगा। अब पीटर अपने ऑफिस के काम पर लग जाता है, पर इस बार उसे काम के वक्त दिन में एक और विजन दिखाई देता है, जहां उसके हाथ खून से लथपथ किसी को बुरी तरह से मार रहा हो। उसके बॉस डेविड को उसके कंडीशन के बारे में पता होता है, इसलिए उसे किसी क्लिनिक का नंबर शेयर करता है जो उसके जैसे बीमारी को क्योर करते हैं। पर एक बॉस के लिए निकलते वक्त वो कुछ ज्यादा ही सहानुभूति वाला पीटर से लुक शेयर कर जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों, हमें आगे रिवील होगा। अब पीटर काम से निकलने वाला ही होता है कि उसकी नजर एक फ्लिकरिंग लाइट पर पड़ती है, जिसे देखते ही फिर से उसे सिमिलर विजन्स आने लगते हैं कि वो किसी लाइट बल्ब को फिक्स कर रहा हो। और उसी विजन पर टीवी पर कोई डिबेट चल रहा होता है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो वातावरण के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं और उन्हें भी पूरा हक है इस धरती पर जीने का। पर किसी दूसरे के हिसाब से वो एक खतरा के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वो लोग धरती पर कब्जा कर लेंगे। उन्हें इंसान ने बनाया और इंसान तय करेगा कि उन्हें जीने का हक है कि नहीं। कुछ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट के क्लिप के बाद एलियन स्पेसशिप कई नंबर्स में दिखाई देने लगते हैं और कुछ एलियन लाइक क्रीचर पीटर पर हमला करने लगते हैं और वो भागते भागते किसी रूम में जा छिपता है, जहां एलिस भी डर के मारे छिपी होती है। और तभी वो फिर से झटके में उठता है और रियलाइज करता है कि वो फिर से लेट हो गया अपने डॉटर्स के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर घर की तरफ भागते समय उसे लाइव आसमान में कुछ सीरीज ऑफ लाइट्स फ्लिकर होते दिखाई देते हैं। ये उसका विजन है कि नहीं, वो इसके लिए दूसरों से कंफर्म भी करने की कोशिश करता है। पर जैसा कि मूवी की शुरुआत से हम नोटिस कर रहे, कोई भी इतना सोशल नहीं होता, इसलिए उसे इग्नोर कर देते हैं। घर लौटने पर जाहिर तौर पर उसकी फैमिली उससे नाराज होती है और पीटर उन्हें समझा नहीं पाता। इतना कम नहीं था कि उसी रात इस बार के नाइटमेयर्स में उसे कुछ अजीब साइंस, वही स्पेसशिप, डरी और सेमी, एलिस के अलावा पूरा शहर एपोक्लिप्स जैसे सिचुएशन में दिखाई देता है, जहां लूसी 2 लाश के सामने अपने मॉम के लिए रो रही होती है। और अंत में जब कोई लूसी की तरफ बढ़ता है, हैना उस पर गन तान देती है। अब पीटर खुद भी अपने नाइटमेयर से बहुत परेशान होने लगता है, इसलिए एलिस के सलाह पर डेव के रिकमेंडेड क्लिनिक विजिट करता है। पर वो काफी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो ही नहीं, उसके जैसे कई लोग इस बीमारी की परेशानी लेकर वहाँ आते हैं। वहाँ मौजूद दूसरा ट्रबल्ड इंसान ये क्लेम करता है कि क्लिनिक वाले लोग कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रीटमेंट के नाम पर उनकी मेमोरी इरेज कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट से कोई सवाल न कर सके। पीटर अब और कंफ्यूज, उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है और उसे फिर से एक शॉर्ट फ्लैश दिखाई देता है, जहां इस बार उसे अपने विजन में उसका बॉस डेव दिखाई देता है, मानो वो लोग किसी से लड़ने के लिए निकल रहे हो। अब बैक टू रियलिटी आने पर पीटर ये मानने लगता है कि उसके विजन उसे किसी आने वाली घटना के लिए वार्न कर रहे हो, जिसे वो इरेज करके चांस नहीं ले सकता, इसलिए बिना ट्रीटमेंट के निकल जाता है। पर एलिस को उसके ट्रीटमेंट स्किप करने का पता चलने पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर भी एलिस के प्रोजेक्ट सक्सेस पार्टी के दौरान पीटर अब भी आसमान की तरफ नजर लगाए रखता है, इस डर में कि उसका विजन कभी भी सच साबित हो सकता है। और फिर तभी वही होता है, क्योंकि आसमान धमाकेदार बिजली और स्पेसशिप से चमकने लगता है, जिसे देखने के बाद अब एलिस को भी पीटर के विजन्स पर यकीन होने लगता है। और फिर देखते ही देखते उनके सामने एक बिल्डिंग धमाके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ये सच में पीटर के विजन के अनुसार एक एलियन अटैक है। पीटर सबसे पहले मिसिंग हैना के खोज में निकल पड़ता है और तभी उसका डायरेक्ट सामना एलियन के स्पेसक्राफ्ट से होता है, जिसकी रोशनी को देखते ही वो वहीं फ्रोज हो जाता है और उसे
विजन्स आने लगते हैं। वो एलियंस के हाथों मरने ही वाला होता है कि पड़ोसी रे एन मौके पर उसे बचा लेता है। पीटर और एलिस पड़ोसी के साथ मिलकर सबसे पहले अपने बच्चों को सेफ रखने की कोशिश करते हैं, पर बिल्डिंग में कुछ एलियंस घुस चुके होते हैं। अब किसी रूम में ट्रैप बचने का कोई चारा नहीं होता, इसलिए पीटर उनसे लड़ने का तय करता है और दोनों में काफी देर तक हाथापाई होती है। पर अपने बच्चों को बचाने के गुस्से के आग में एलिस एलियन पर पीछे से बहुत बुरी तरह से वार करती है, जिसके कारण उसका ऑलमोस्ट मास्क टूट जाता है और पीटर बचाव के लिए उनका गन अपने साथ रख लेता है। अब एलिस पीटर से सवाल करती है कि क्या ये वही विजन्स थे और उसके विजन्स में उनका क्या हुआ, पर पीटर इस बात पर श्योर नहीं होता, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाता। सभी पड़ोसी के साथ मिलकर जैसे तैसे सेफली छत पर पहुंचते हैं, पर अब सभी को पूरा शहर आग में झुलसते दिखाई देता है, मानो ये इंसानों का अंत हो। बिल्डिंग के डैमेज क्रेन की मदद से वो लोग कैसे तो एक दूसरे रूम तक जा छिपते हैं और पीटर सबसे पहले उस गन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एलियन के बायोमेट्रिक से लॉक्ड होता है। वहीं वो एलियन डैमेज मास्क में अब भी जिंदा होता है और उनकी लोकेशन का पता कर लेता है, क्योंकि वो गन जीपीएस से इक्विप्ड होता है। वो लोग रियलाइज करते हैं कि वो ज्यादा देर तक उस रूम में सेफ नहीं रह सकते। फिर तभी पीटर को याद आता है कि उसके हिसाब से सबसे सेफ जगह गवर्नमेंट के बिल्डिंग के नीचे बने बेसमेंट में है, जहां वो काम करता है, पर एलियन से बचते हुए वहां तक पहुंचना मुश्किल है। पर फिर तभी एलिस को भी अपने काम के प्रोजेक्ट से याद आता है कि सिटी में कुछ सीरीज ऑफ टनल्स हैं, जिसके थ्रू वो लोग गवर्नमेंट के बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं। ये प्लान चल ही रहा होता है कि मूवी का अनडाउटेबली सबसे भयानक सीन दिखाया है, क्योंकि एलियन का एक अटैक सीधे उनके फ्लोर पर जा लगता है, जिसमें उसका पड़ोसी रे नीचे गिरकर मारा जाता है। अपने डैड को खोने के डर में उसकी बच्ची उन्हें ढूंढने बढ़ती है, पर वो फिसलकर गिरने ही वाली होती है कि उसकी मॉम एन मौके पर उसे पकड़ लेती है। पर जैसा कि खास करके उनका ये सबसे खराब समय था, एक एलियन स्पेसशिप उन्हें निर्दय तरीके से खत्म कर देता है और पीटर और एलिस चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आगे उन्हें भी कुछ एलियंस घेर लेते हैं। पीटर के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए कैसे तो अपने इंजीनियरिंग स्किल की मदद से गन के बायोमेट्रिक को बाईपास करके एक्टिवेट कर लेता है और काफी आसानी से उन एलियंस को ढेर कर देता है। सभी एलियन से बचते बचाते बिल्डिंग से बाहर पड़ते हैं, पर वहाँ कुछ लोगों को हथियार से इक्विप एलियन के अगेंस्ट ग्रुप में लड़ते देख उन्हें हैरानी होती है, पर उनके पास ये समझने का समय नहीं होता, क्योंकि वो एलियन अब भी उनकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उनके नजदीक बढ़ रहा होता है। अंत में कैसे तो सभी एन मौके पर टनल में एंटर कर जाते हैं, पर एक और अटैक में एलिस बुरी तरह से घायल हो जाती है। इतना कम नहीं था कि थोड़े आगे बढ़ने पर वही एलियन उन्हें ट्रैक कर लेता है, पर सरप्राइजिंगली फिर से पीटर उस पर भारी पड़ जाता है। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि उस एलियन सूट के पीछे एक इंसान निकलता है। पीटर अब एकदम हैरान, उसे कुछ समझ नहीं आता और उससे सवाल करता है कि आखिर वो अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट वो बंदा भी किसी कारण से हैरान नजर आता है, पर पीटर के पास इंटरोगेशन का समय नहीं होता, क्योंकि उसके वाइफ ने होश खो बैठा होता है और उसे ट्रीटमेंट की बहुत जल्द जरूरत होती है। इसलिए बंदूक की नोक पर वो उसे अपने वाइफ को कैरी करने को लगाता है। फाइनली सभी सक्सेसफुली उसी बेसमेंट के लोकेशन पहुंचते हैं, पर पीटर को सरप्राइज मिलना खत्म नहीं होता, क्योंकि दरवाजे के पीछे उसे उसका बॉस डेविड मिलता है, जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के साथ दिखाई देता है। सबसे हैरानी की बात ये कि वो उसे रिवील करता है कि उन्होंने ये अटैक काफी समय से एक्सपेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने एक बेस स्टेशन भी तैयार किया जहां लड़ने के सारे साधन स्टोर्ड है और वहां पहुंचने पर वो लोग अपना अटैक प्लान कर सकते हैं। जहां पहुंचने के लिए उन्हें बेसमेंट के स्टेशन तक पहुंचना होगा, पर पीटर के लिए ये सभी जानकारी अब भी बाउंसर होती है, इसलिए सबसे पहले अपने वाइफ के ट्रीटमेंट पर फोकस करता है। पर पीटर को और शॉक मिलता है, क्योंकि डॉक्टर एलिस को किसी कारण से टेजर गन से होश में लाने की कोशिश करता है। हद तब हो जाती है जब डॉक्टर इंजीनियरिंग भाषा में बोलने लगता है, जैसे उसकी वाइफ को रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका सिस्टम पूरी तरह से शट डाउन हो रहा है और उनके पास केपेबल इक्विपमेंट्स भी नहीं है। अब पीटर बहुत घबराया हुआ, उसे समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि डेव के हिसाब से उन्हें जाना होगा, क्योंकि दुश्मन ठीक उनके ऊपर है। वही वो वाइफ को मरता छोड़ नहीं सकता और ना ही अपने बच्चों को अपने साथ रख सकता है। फिर लकीली वही एलियन सूट बंदा क्लेम करता है कि वो उसके वाइफ को बचा सकता है। अब क्योंकि और कोई चारा नहीं होता, पीटर दिल पर पत्थर रखकर सबसे पहले अपने बच्चों को डेव के साथ छोड़ देता है, ताकि वो उन्हें सेफ प्लेस ले जा सके, और खुद बचाने के लिए एलियन लाइक सूट गाय के साथ रुकने का तय करता है। ये पूरा सिचुएशन काफी इमोशन से भरा होता है, क्योंकि पहले ही हैना और लूसी अपने मॉम को खोने से डर रहे होते हैं और अब वो शायद डैड को भी कभी देख ना पाए, पर पीटर को ऐसा करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। बाकी सभी टनल के थ्रू स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं जब वो बंदा गोली निकालने के इरादे से एलिस के ऊपर के स्किन के टिश्यू को हटाता है, तब पीटर एकदम शॉक हो जाता है। और पीटर के सरप्राइज रिएक्शन से जब एलियन सूट बंदे को रियलाइज होता है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर वो क्या है, तब मूवी का पूरा क्लाइमेक्स रिवील होता है।
दरअसल पीटर और एलिस और उसके जैसे सभी लोग जो धरती पर हैं, वो सभी ह्यूमन मेड बॉट्स जिन्हें ह्यूमन सिंथेटिक कहते हैं या सिंपल शब्द में एआई पावर्ड रोबोट्स हैं, जिन्हें कई साल पहले ह्यूमंस ने रोजमर्रा काम के लिए डेवलप किया था, जिनके अनुसार वो जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो लोग इमोशनलेस रोबोट्स हैं। पर जैसे जैसे समय बढ़ते गया, एआई पावर्ड रोबोट्स में सेल्फ अवेयर, लव और एंगर जैसे इमोशंस डेवलप होने लगे, क्योंकि एक केस में एक रोबोट ने सेल्फ डिफेंस में अपने ही ओनर को हॉस्पिटलाइज कर दिया। तब से ह्यूमंस को रियलाइज होने लगा कि वो आगे इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पीटर के एक विजन में जो टीवी डिबेट दिखाया है, वो दरअसल इसी मुद्दे पर चल रहा था। इससे पहले कि ऐसा हो और वो लोग उन पर राज करें, सारे रोबोट्स को शट डाउन, जो कि एक्चुअली में खत्म करने का इंसान तय करते हैं, क्योंकि इंसान ने उन्हें क्रिएट तो किया पर उन्हें डिस्ट्रॉय या शट डाउन करने का कंट्रोल कभी तैयार ही नहीं किया, इस उम्मीद में कि इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। ऑल्दो ये मूवी में डायरेक्टली नहीं दिखाया है, पर उनका पावर सोर्स भी सन की तरह कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि पूरे मूवी में हमें चार्जिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया। जब ह्यूमंस ने फुल फोर्स में उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तब रोबोट्स ने बचाव में काउंटर अटैक किया और मशीन पावर के सामने इंसान टिक नहीं पाया। इसीलिए हार मानकर उन्हें अपनी ही धरती छोड़कर मार्स प्लैनेट मूव होना पड़ा। पर मार्स पर जैसे जैसे ह्यूमंस का समय बीतता गया, उनके आगे के जनरेशन ये सीखते गए कि रोबोट्स ने उन्हें उनके ही धरती से भगा दिया। इसी कारण पिछले 50 साल से ह्यूमंस रोबोट्स के बारे में सीखना और उन पर अटैक करना प्लान करने लगे। पर रोबोट्स को पता था कि ह्यूमंस भविष्य में अपना प्लैनेट क्लेम करने जरूर लौटेंगे। वहीं एट द सेम टाइम रोबोट्स नहीं चाहते थे कि सारे रोबोट्स में ये डर फैले, इसलिए पीटर की पूरी फैमिली और उनके जैसे सारे रोबोट्स की मेमोरी को प्रोग्रामेटिकली इरेज कर दिया गया और उन्हें एडिशनली ऐसे प्रोग्राम किया गया कि वो खुद को ह्यूमन समझे। यानी कि सारे विजन्स जो पीटर या उसके जैसे रोबोट्स को आते थे, वो उनके साथ घटे पीछे के घटना थे, और बाकी सारे रोबोट्स जैसे डेव और उनके साथी ने अपनी मेमोरी कभी इरेज ही नहीं की, ताकि वो इस मोमेंट के लिए तैयार रहे। अब हमें समझ आता है कि एक समय डेव पीटर को इतना गौर से क्यों देखता है, क्योंकि वो याद करता है कि वो सभी एक समय ह्यूमंस के खिलाफ लड़े थे, जो पीटर को याद नहीं रहता। वो क्लिनिक भी जो डेव ने पीटर को सजेस्ट किया था, वो वही जगह थी जहाँ रोबोट्स के मेमोरी को इरेज या उन्हें ट्विक किया जाता था, और यही वो बिल्डिंग है जहाँ पीटर और एलिस एज अ रोबोट काम किया करते थे। पीटर एक मेंटेनेंस वर्कर और एलिस एक हाउसकीपर थी। एक ह्यूमन का रिपेयर गाय होने के कारण पीटर इतने आसानी से लूसी के टॉय और ह्यूमन मेड गन को ट्विक कर पाता है। अब हमें समझ आता है कि मूवी की शुरुआत से सभी एकदम रोबोटिक सा क्यों पेश आ रहे थे। यहाँ तक के पार्टी के दौरान अगर आप गौर करोगे तो वहाँ खाने पीने का कोई साधन नहीं होता, और सुबह उठने पर भी पीटर बिना नहाए सीधे तैयार कैसे हो जाता है, क्योंकि शायद उन्हें प्रोग्रामेटिकली ऐसे ट्वीक किया गया है कि वो लोग इंसान होने के बावजूद उन्हें खाने पीने या नहाने की जरूरत नहीं, और ना ही स्कूल जाने की भी जरूरत है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एआई पावर्ड मशीन, उनके पास इनफ नॉलेज है। यही कारण है कि लूसी और हैना पूरे दिन घर पर दिखाई देते हैं। पीटर और एलिस के बीच भी अगर आप नोट करोगे तो उनका अटैचमेंट भी एक इंसान की तरह क्लोज नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनमें अब भी इंसान जैसे वो लेवल के इमोशन डेवलप नहीं हुए होते, और रोबोट होने के कारण इसीलिए वो लोग पिछले 50 साल से एज नहीं हुए होते। विजन्स में अटैक भी एलियंस ने नहीं, पर फुल फोर्स में ह्यूमंस ने रोबोट्स के अगेंस्ट लॉन्च किया था। इस फाइट में कई ह्यूमंस भी मारे गए, जिसमें हैना और लूसी के फैमिली भी थे, जिन्होंने उन्हें एज बेबी गोद लिया था, क्योंकि उन्हें खुद कोई संतान नहीं थी। पीटर के विजन में लूसी जिस लाश के सामने मॉम के लिए रो रही थी, वो वही थे। उसके विजन में जिसके तरफ हैना ने गन ताना था, वो पीटर खुद था, जो हैना ने बचाव में रिएक्ट किया था। क्योंकि दोनों अकेले पड़ गए थे, इसलिए एलिस और पीटर ने उन्हें एक इंसान की तरह, अपने संतान की तरह पालने का तय किया। वहीं एलियन सूट बंदे का नाम माइल्स है, जिसे बचपन से ये सिखाया गया कि रोबोट्स ने उनके पेरेंट्स को धरती से भगा दिया, जिसके लिए उनके जैसे लोगों ने अपने जस्टिस के लिए फाइट करने का तय किया। पर जब उसने पीटर और एलिस को अपने बच्चों के लिए इंसान की तरह इमोशंस के साथ लड़ता देखा, तब उसे समझ आया कि उसे सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी बताई गई है। इसीलिए वो रिटर्न में एलिस पर अटैक नहीं करता। वो उन्हें हंट करने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें इंसान से बचाने के इरादे से उन्हें खोज रहा था। वहीं उनके एलियन लाइक सूट पहनने का कारण भी ये है कि उन्हें लगने लगा था कि 50 साल बाद धरती शायद सांस लेने लायक नहीं होगी। इस अटैक में पीटर इसलिए उन पर भारी पड़ गया क्योंकि वो लोग वेल ट्रेंड सोल्जर नहीं थे। अब पीटर तब माइल्स के बातों पर पूरी तरह से यकीन करता है जब एलिस को होश में लाने के इरादे से वो पावर सोर्स के लिए अपने स्किन के नीचे चीर करता है, और माइक जैसे ही उसके पावर सोर्स को एलिस के सर्किट से जोड़ता है, तब एक झटके में उसकी प्रोग्रामेटिकली दबाई मेमोरी रिकवर होती है और उसे सब याद आने लगता है। लकीली पीटर के पावर सोर्स की मदद से एलिस को होश आ जाता है। आगे माइल्स के बातों से एक और चीज रिवील होता है कि जिस घर में पीटर और एलिस रह रहे थे, वो एक्चुअली में माइल्स के पेरेंट्स का घर था, जो खुद भी रोबोट्स के अगेंस्ट लड़े, क्योंकि उनके कारण उनका जॉब छूट गया। अब माइल्स को गुड बाय
कहने और काफी देर तक लड़ने के बाद समय रहते ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, जहां फाइनली उनका मिलन डेव के मदद से अपने बच्चों के साथ होता है। वो लोग अब भी ह्यूमंस के अटैक में होते हैं, पर आखिर में उनकी ट्रेन सक्सेसफुली बचकर निकल जाती है। वो ट्रेन किसी लेक से गुजरते हुए उसके पीछे ब्रिज अंडरग्राउंड गायब होने लगती है और एक गुफा में घुस जाती है ताकि उनका पता इंसान ना लगा सके। और मूवी पीटर के कुछ शब्दों के साथ कि काश इंसान समझ सकते कि उसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, तो वो लोग एक साथ शांति में रह सकते कि विश करके खत्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग से आपको समझ आ ही गया होगा कि आगे फिर से ह्यूमंस और रोबोट्स में घमासान युद्ध होगा। मूवी में काफी ब्रिलियंटली अंत तक छिपा कर रखा गया है कि एलियंस इंसान पर नहीं बल्कि इंसान रोबोट्स पर अटैक कर रहे हैं, ताकि रोबोट्स की साइड की कहानी को इंसान के सामने दिखाया जा सके, जो कहा जाता है कि भविष्य में एक समय जरूर होगा। खास करके ये मूवी मैट्रिक्स की याद दिलाती है कि कैसे इंसान को रोबोट्स की लड़ाई में अंत में हार मानकर उनसे बचने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड का सहारा लेना पड़ा। आप एक तरह से इस मूवी को मैट्रिक्स का प्रीक्वल समझ सकते हो, जहां से मैट्रिक्स का पूरा सीक्वल शुरू हुआ। मेरे लिए मैट्रिक्स और अवतार जैसे फिल्म अब तक सबसे बेस्ट मूवी रही, जिनके जैसे शायद ही कभी कोई मूवी बने। मुझे ये भी याद है कि जब अवतार रिलीज हुआ था तब मेरे पास एक लैपटॉप की फैसिलिटी भी नहीं थी उसे बिग स्क्रीन पर देखने के लिए, इसलिए पूरी मूवी को मैंने उस समय पॉपुलर सैमसंग के टच स्क्रीन फोन S5600 प्रेस्टोन के छोटे स्क्रीन में देखी थी। सम मेमोरीज। हाँ, वैसे आपकी सबसे यादगार कभी ना भूलने वाले कुछ अलग तरह की मेमोरी कौन सी रही? मुझसे अपने मोमेंट्स कमेंट में जरूर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।